संसद में कुछ दिन पहले एक बहस में मैंने कहा प्रधानमंत्री जी को कि आपके व्यक्तित्व के दो विशेष बिंदु हैं जिसको यूनिक सेलिंग पॉइंट्स आपके कहते हैं, यूएसपीज। आपके आलोचक भी मानते हैं कि निजी रूप से शायद आप स्वच्छ हैं, और दूसरा आप एक पढ़े लिखे विद्वान अर्थशास्त्री हैं। लेकिन इन दोनों विशेषताओं के होते हुए भी जो राजनीतिक समझौते आपने किए हैं, उसका असर यह है कि इस देश के इतिहास में जो सबसे भ्रष्ट सरकार रही है, आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और अर्थशास्त्री जहां तक हैं, उसका असर यह है कि आप के होते हुए आम आदमी के ऊपर सबसे अधिक बोझ है। मैं ये मानता हूं कि ये जो बजट है एक प्रकार से आई वॉश है। उनका सुझाव यह है कि इस प्रकार से इसको पैकेजिंग बना दी जाए, ऐसे कागजों में ओढ़ दिया जाए कि देखने में सुंदर लगे, लेकिन शायद इस बजट के पीछे कोई बड़ा विचार, कोई बड़ा उद्देश्य है, ऐसा नहीं है। इस देश की अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है ये हम लोग समझ लें। ये जो बार बार 8%, 9% जीडीपी का जिक्र होता है, हमारी जीडीपी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 56%, वो सर्विसेज, सेवाओं का क्षेत्र होता है। और सर्विसेज एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई दुकान छोटादार है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई नौकरी करता है, कोई छोटा व्यवसाय करता है। ये सारे के सारे क्षेत्र वो हैं जिसमें सर्विसेज में सरकार की आवश्यकता नहीं होती, सरकारी नीति की आवश्यकता नहीं होती। चाहे शिक्षा है, आईटी है, और हर प्रकार की सेवाएं उसमें आ जाती हैं। धीरे धीरे लगभग 60% भारतीय अर्थव्यवस्था सर्विसेज में हो गई, और जनसंख्या का बहुत छोटा हिस्सा है जिसको इसमें रोजगार मिलता है। लोग स्वयं द्वारा ही रोजगार में होते हैं या कहीं नौकरी करते हैं। 60% जनसंख्या कृषि में है, और कृषि का जो योगदान है राष्ट्रीय आय में, वो अब घटते हुए 16% हो गया। तो 16% को 60% जनसंख्या के बीच में बांटा जाता है। किसी भी दुनिया के देश में कृषि में जब बहुत अधिक लोग होते हैं, गांव में रहते हैं, कभी 80% से धीरे धीरे 60% हुए, तो जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो शहरों का विकास होता है, शहरों का विस्तार होता है। लोग कृषि को छोड़कर, और अगर एक परिवार में से 10 लोग कृषि में हैं तो उसमें से 5, 6, 7 ऐसे होंगे जो नौकरी या व्यवसाय में, दूसरे व्यवसाय में चले जाएंगे। और इसके लिए आवश्यक होता है कि जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, जहां पैदावार होती है, वो इतनी तीव्रता, तेजी से बढ़े कि उसमें ताकत हो कि इन लोगों को अपनी ओर खींच रहे। 20 वर्षों तक चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, जिसने वहां रोजगार पैदा किए, वो 12% से लेकर 14% सालाना तक बढ़ता रहा। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि हमारा जो उद्योग है वो 8% के करीब बढ़ता है, और 8% बढ़ता है तो जिस तेजी से रोजगार उपलब्ध करने हैं वो नहीं कर सकता। हमारी सर्विसेज बढ़ती हैं, लेकिन सर्विसेज का बढ़ना तो लोगों की वजह से है, सरकार की वजह से तो है नहीं। और सरकार का इसका मतलब उसमें कोई योगदान नहीं है। और कृषि की स्थिति इतनी खराब है, और इस बार जो ये कहते हैं कि कृषि थोड़ा सा 5% के करीब बढ़ी, 5.4%, वो इसलिए नहीं बढ़ी कि पैदावार बहुत बढ़ गई, इसलिए बढ़ गई कि इससे पिछले साल में देश के बड़े हिस्से में सूखा था, और जो 230 मिलियन टन के आसपास पैदावार होती है, उसके स्थान पर 214 मिलियन पैदावार हुई। पिछला वर्ष कम हो गया, उसकी तुलना में यह वर्ष थोड़ा बढ़ गया, और इसलिए परसेंटेज देखने में जो अंतर आया कि आज वहीं खड़े हैं हम जहां 2 साल 3 साल पहले खड़े थे।
तो इसमें भी सरकार का कोई योगदान नहीं है। अब बजट का उद्देश्य होता है कि कीमतें कम करें। 3 साल लगातार हमारे यहां मुद्रास्फीति डबल डिजिट की तरफ बढ़ी और सरकार के पास कोई सोच नहीं है। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री होते हुए भी वो केवल एक काम करते हैं कि ब्याज दर बढ़ा दो। अब ब्याज दर बढ़ाने का असर होता है कि आप बढ़ाते जाओ, हर 4 महीने बाद बढ़ा दो, तो जो आपके यहां उद्योग लगाना चाहता है उसको रुपया महंगा मिलेगा। जब उसको रुपया महंगा मिलेगा तो जो पैदावार वो करेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग वो करेगा, उसका सामान दुनिया के बाजार में कहीं बिक नहीं सकता, क्योंकि चाइना का, मलेशिया का, थाईलैंड का उससे सस्ता होगा। दुनिया में उसको 4% पे रुपया मिलेगा, भारत वाले को 12-13% पे मिलेगा। कॉस्ट ऑफ मनी गोज अप। दूसरी आवश्यकता होती है कि जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, हाईवेज हैं, पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं, ग्रामीण सड़कें हैं, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स है, एयरलाइंस है, टेलीकम्युनिकेशंस है। हमारे यहां सफलता से अटल जी के शासन में 2 क्षेत्र आरंभ हुए थे, एक टेलीकम्युनिकेशन का और एक हाईवेज का, जिसको हम सफल क्षेत्र कहते हैं, सक्सेस स्टोरीज कहते हैं। इस भ्रष्ट सरकार ने उन दोनों को स्कैंडल में बदल दिया। हाईवेज के ठेके बांटने में भी और टेलीकॉम में भी जो हुआ वो एक दुनिया के सामने एक कहानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बड़ी प्रगति देश में नहीं, तो उद्योग को बढ़ाने की गुंजाइश नहीं। और जो ये कहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में हमने ज्यादा जोर दिया है, वो हम इसकी कल्पना सोच लें कि पिछले साल के बजट के एस्टीमेट की तुलना में अगर रिवाइज एस्टीमेट देख लें कि जो वास्तविकता से खर्च हुआ, उसकी तुलना में इस साल के लिए जो योजना बनाई है वो कम है। हर वर्ष सरकार की आमदनी, जिसको जीडीपी बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है, लेकिन आप जो पैसा दे रहे हैं वो कम है। अब केवल ब्याज दर बढ़ा दो और पैसे को बाजार से बाहर खींच लो, उससे तो कीमतें कम होंगी, लेकिन उससे उद्योग के ऊपर गलत असर पड़ेगा। कीमतें कम करने का एकमात्र तरीका होता है कि आप जो सप्लाई साइड है, जो आपको फूड, खाद्यान्न पदार्थ लोगों में देने हैं या अन्य चीजें देनी है जिसकी कमी है, उसकी संख्या और उसकी मात्रा को बढ़ाइए। अगर उसके संबंध में आपकी कोई योजना नहीं है, सप्लाई आप नहीं बढ़ा पाएंगे, तो लंबे अरसे में किसी प्रकार से आप कीमतें कम नहीं कर सकते। तो इस बजट को हम देखते हैं तो इसको संक्षिप्त में हम समझ लें कि इससे मुद्रास्फीति कम नहीं होगी। इससे खाद्यान्न पदार्थ की कीमतें जो 16-18% तक गई, एक बार 20% से भी बढ़ गई, वो अपने आप में कभी कम नहीं होंगी। जो कदम आप उठा रहे हो कुछ समय के लिए आपको राहत दे सकते हैं, लेकिन उससे उद्योग पे असर पड़ेगा। और इस देश की आवश्यकता है कि उद्योग इतना तेजी से खड़ा हो कि जो लोग गांव के अंदर जिनको रोजगार नहीं मिलता, वो वहां के जीवन को छोड़कर इन उद्योगों के अंदर जाकर काम करें। उसकी प्रगति नहीं होगी। और आज सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि पिछले साल में विदेशों से जो निवेश आता है वो अपने देश में 35% कम हुआ है। इसलिए कम हुआ कि आपका देश की सरकारें भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार से भी कीमत बढ़ती है, और भ्रष्टाचार निवेशकों को कहता है यहां मत आइए, हम भ्रष्ट लोग हैं, हमारे यहां निवेश करोगे तो आपको बेईमानी करनी पड़ेगी। यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, ब्याज दर यहां की बढ़ रही है, कीमतों पे हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे। जो रिफॉर्म कुछ लाने की आवश्यकता थे वो प्रधानमंत्री जी कमजोर हैं, और आजकल लगता है कि पीएमओ और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के बीच में जो मतभेद है उसकी वजह से लागू नहीं कर पाते। तो जब लोग बाहर से यहां डॉलर का निवेश नहीं करेंगे तो आज नई परिस्थिति पैदा हो रही है कि जो लोग रुपए लगाना चाहते हैं, यहां के हमारे स्वदेशी उद्योगपति हैं, आज उनमें एक होड़ लगी हुई है कि अपने नए उद्योग लगाने हैं तो भारत के अंदर लगाने से लाभ नहीं मिलेगा। पहले हमें लगता था कि हम इतने बड़े हो गए कि हमारे उद्योगपति बाहर जाना चाहते हैं। आज हमारे उद्योगपति इसलिए बाहर जाना चाहते हैं कि वहां व्यवसाय करना ज्यादा सरल और मुनाफे की बात है, यहां करेंगे तो इतना मुनाफा नहीं आएगा। इस मोड़ पर लाकर आपने खड़ा कर दिया है।
अर्थव्यवस्था को। इससे ना रोजगार बढ़ेगा, ना कीमतों पे नियंत्रण होगा, ना पैदावार बढ़ेगी। और जो कृषि क्षेत्र के संबंध में आप कह रहे हो, कुछ औपचारिकताएं आपने इस सारे में कर दी। अंतिम विषय याद रखें कि बजट में एक बड़ा विशेष आंकड़ा आया है। पिछले साल 460 लाख 46 मिलियन जिसे कहते हैं मेट्रिक टन फूड ग्रेन का सरकारी गोदामों में है, और गोदामों की जो क्षमता है रख पाने की, वो उससे आधे को रख पाने की क्षमता है, वो बाजार के अंदर, सड़कों, खेतों के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये जो खबरें छपी थी कि फूड ग्रेन इज रॉटिंग, व्यस्त पड़ा हुआ है, खराब हो रहा है, तो किसी को आज तक ये समझ में नहीं आया कि जब पिछले साल खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें इतनी ऊंची हो गई, तो सरकार के पास तो बड़ा सरल उपाय था। जब एक बार आपको याद होगा कि 2001 में सूखा पड़ा था बहुत भयंकर, जब अटल जी की सरकार थी, उस वक्त ये 2 रुपए 3 रुपए किलो की योजनाएं अटल जी की सरकार ने बनाई थी, जिससे आधार के ऊपर फूड फॉर वर्क और बाद में नरेगा, ये सारी योजनाएं उसके आधार पर बनी। उसका हल हमने ये ढूंढा था कि उस सारे फूड ग्रेन को गरीबों के अंदर बांटो, कुछ को फ्री में दो, कुछ को कम दाम पे दो, और उससे ये अंत्योदय वाली सब योजनाएं बनी। तो आज सरकार के पास एक अवसर था कि 46 मिलियन टन आपके पास गोदामों में पड़ा है, गोदामों में रखने की क्षमता नहीं है, सड़ रहा है, इसको बाजार के अंदर ऑफलोड कर दो, सस्ता कर दो, फ्री में कर दो, तो जो खाद्यान्न पदार्थ की कीमतें बढ़ रही हैं ये कम हो जाएंगी। ये कोई योजना सरकार ने लागू नहीं की, ये इनका प्रशासन था। और आप इसका एक प्रत्यक्ष असर देखेंगे कि आने वाले दिनों में भी कोई ये कमी नहीं होने वाली कीमतों में। ये जो निवेश का अकाल पड़ता है, जो निवेश देश से बाहर जब भागने लगता है, तो वो अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चिंता बन जाती है कि आपका देश एक आकर्षक केंद्र नहीं रहा, एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं रहा जिसमें लोग आकर निवेश कर पाए। और निवेश के माध्यम से रोजगार बढ़ते हैं, निवेश के माध्यम से सरकार को राजस्व मिलता है, जब राजस्व मिलता है तो गरीबों के हित की योजनाएं बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, और वो सब जब खत्म हो जाता है तो फिर अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती पैदा होती है। आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं। सरकार में एक खूबी है, और वो खूबी ये है कि जिसको बिना किसी बड़े विचार के आप केवल छोटे छोटे कहीं 200-300 करोड़ ज्यादा दे दिया, और उसके आधार के ऊपर आप अपनी पैकेजिंग इस प्रकार की कर लो कि आपने बहुत शानदार कदम उठा लिया, लेकिन इस प्रकार का धोखा बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। और मैं ये मानता हूं कि हम लोगों को, आम आदमी को भी इस विषय के अंदर जागरूक इस बजट के संबंध में और इस सरकार की आर्थिक नीतियों के संबंध में करना चाहिए। आपने विजेंद्र जी इस कार्यक्रम का आयोजन करके मुझे और हमारे अन्य वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत आभार।